आज हम काशी में मौजूद हैं। कहते हैं काशी समझ नहीं आता, दिल में जरूर उतर आता है। यहाँ की गलियों में भटकेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात, और घाट के इन अलग अलग हिस्सों में आप पहुंचेंगे तो काशी का एक अलग रंग ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो स्वागत कर रहे हैं अब आज के शो में, आज हल्ला बोल में हम 80 घाट काशी से मौजूद हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जुड़ने के लिए आज काशी की जनता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही है। आज बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरते हैं और वो शायद इसी के जरिए पूर्वांचल की उन 13 सीटों पर भी नजर रखते हैं जहां पर बीजेपी ने पिछली बार 11 सीटें हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चले जाइए काशी के अन्य हिस्सों में तो आप देखिएगा कि कहते हैं ना, वो गाना में है ना कि अक्ल का ताला खुल जाता है अगर बनारसी पान खा लीजिए। शाम में यहाँ सीढ़ियों पर पहुंचिए तो बाबा की धरती में आपको एक अजीब सी अनुभूति होती है। शाम का वो पहर जब गंगा जी के किनारे धीरे धीरे मध्यम तरीके से सूरज ढल रहा होता है और पावन नदिया की जो धारा है वो तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही होती है, तो एक अजीब सा मिलन होता है अंतरात्मा का उस परमात्मा के साथ जिसकी पहचान काशी में आपको मिलती है। मृत्यु और जीवन काशी में एक साथ चलते हैं। यहीं पर हम 80 घाट में मौजूद हैं। बगल में मणिकर्णिका घाट है, यानी काशी में जैसे पूरा देश समाहित है। और इसीलिए आज एक बार फिर तालियों से काशी वासियों का बहुत बहुत स्वागत। सभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज चर्चा की भी हम शुरुआत करेंगे। आपको बता दें आखिरी फेज में 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। 80 सीटें यूपी की जीतेंगे, ये दम बीजेपी भर रही है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन कह रहा है कि बहुत लाले पड़ जाएंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जॉइंट रैली में उन्होंने कहा है इस बार 400 हार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करने वाली है इन चुनावों में। इसी बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि उपाध्यक्ष है यूपी बीजेपी के। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर बताते हुए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली, यानी काशी की धरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए ये जोड़ी उतरी है। काशी ही नहीं, जिन 13 सीटों पर पूर्वांचल में वोटिंग है उसमें गोरखपुर भी है। तो चाहे वो मोदी जी की जमीन हो या फिर योगी की, इन तमाम जगहों पर चुनाव है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी रिपोर्ट। फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार आभार, एक बार आभार, एक बार आभार, एक बार। आखिरी दौर का चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले फिर एक बार के नारे जोर पकड़ने लगे हैं। बीजेपी जीत के दावे भी कर रही है और जीत वाला जोश भी दिखा रही है। साथ ही तीसरी बार के लिए वादे भी कर रही है। देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। मोदी की गारंटी है। पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। मोदी जी की सरकार बना दो, हर गांव को भारत में नंबर 1 करने का काम हम करेंगे। दूसरी ओर विपक्ष ने भी चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में गर्मी है काफी। देखिए, उन्होंने शुरू किया 400 पार कहना, फिर बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला ही नहीं।
अब फिर से बोल रहे हैं, अब उनका मन बदलते रहता है, वो क्या किस आधार पर कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानती हूँ कि जनता थक गई है इनकी राजनीति से, जनता थक गई है ये सब बातें सुनने से। जनता चाहती है कि महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी बात हो। लड़की हूँ और लड़ नहीं सकती। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपया महीना वायदा करके गई थी, 16 महीने हो गए, शक्ल नहीं दिखाई और न ही एक पाई भी महिलाओं को दिलाई। 24,000 रुपए की देनदारी एक एक महिला की राज्य की सरकार की है। क्या ये लड़की उनके लिए लड़ सकती है? इस बीच बीजेपी ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक पूरा जोर लगा रही है। पीएम मोदी का कोलकाता में रोड शो है। उससे पहले उन्होंने बारासात में रैली की और टीएमसी पर निशाना साधा। आज बंगाल में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। यहां से नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है। पहले बंगाल को कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा और अब टीएमसी दोनों हाथों से लूट रही है। आखिरी दौर में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव है। राज्य के लिए आज सियासी तौर पर काफी बड़ा दिन है। नरेंद्र मोदी का रोड शो है तो ममता बनर्जी की पदयात्रा भी है। खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। बांग्ला में लेने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। इस बीच इंडिया गठबंधन के जोश ने चुनावी तापमान को बढ़ा दिया है। मोदी बोल रहा है कि हम अवतार है, अवतार पैदा किए हुए नहीं है, अवतार है। 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री मोदी जी को परमात्मा का ही आदेश आएगा, उनको जीसस या अल्लाह का तो आदेश आएगा नहीं। तो प्रधानमंत्री क्या करें, वो परमात्मा ही बोलेंगे। अब उनको परमात्मा नाम से चिढ़ है तो उसमें मोदी जी उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, 4 तारीख के बाद बहुत चीजें होंगी, स्पीडी ट्रायल्स भी होगा, नेशनल हेराल्ड भी आएगा, फैसला भी आ सकता है। तो ये सब चीज सोच सोच के दिल घबराता है। आखिरी दौर में कुल 57 सीटों पर मतदान है, लेकिन देश की नजरें टिकी होंगी यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटों पर, जिसमें पीएम मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। मतदान से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली भी हुई है। ये आपको डराएं तो डरोगे तो नहीं, ये कुछ लालच दें बूथ के दिन तो कुछ करोगे तो नहीं, ये घालमेल करें तो बच के रहोगे। तो इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके वोट डालना। 4 तारीख ये बीजेपी वाले अच्छे दिन तो लाए नहीं, लेकिन 4 तारीख को खुशियों के दिन आएंगे। जब ये सभा करते हैं वहां पर बवाल मत जाना, मतलब ये टेलर दिखा रहे हैं कि हम तो वही हैं। अभी आपको हमारे बारे में कोई धारणा मत बदलो, हम वही हैं जो उत्तर प्रदेश में दंगा कराते थे, हम वही हैं जो उत्तर प्रदेश की जमीनों पर कब्जा करते थे, हम वही हैं जो माफियाओं का संरक्षण करते थे, हम वही हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। वो बताना चाहते कि हम वही है जो सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। तो सपा अपना टेलर दिखा रही है और उसका टेलर जनता देख रही है और समझ रही है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि काशी की जनता उन्हें एक बार फिर आशीर्वाद देगी, वो भी रिकॉर्ड मतों से। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं और यहाँ पर जनता भी है और हर हर महादेव के नारे के साथ, क्योंकि वहीं इसी के साथ काशी की शुरुआत होती है, तो एक बार हर हर महादेव के साथ काशी की धरती में इसी नारे के साथ शुरुआत होती है। लेकिन बीजेपी कह रही है हम रिकॉर्ड से, पिछली बार 5,79,505 वोटों से प्रधानमंत्री जीते थे, इस बार आप लोग कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कैसे और क्यों? देखिए, पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय
श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, वो पूरे देश में वो अपना रिकॉर्ड स्वतः तोड़ते जा रहे हैं। जो 2014 का था वो टूटा, 2019 का रिकॉर्ड वह टूटा और 2024 में भी वह रिकॉर्ड वह स्वयं तोड़ेंगे। काशी में उन्होंने जो जीत का अंतर हासिल किया था वो 14 से बढ़ा 19 में, अब 1924 में बढ़ेगा और स्वतः रिकॉर्ड टूटेगा। ये काशी की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रोम रोम में बसाती है, उनको हृदय से प्यार करती है। वह खुद कहते हैं कि मेरी काशी मेरे हृदय में बसती है। तो ऐसी काशी का कहते हैं कि काशी के प्यार का ऋण मैं चुकता नहीं कर सकता। हम गंगा तट पर बैठे हैं, काशी के लोग, मैं एक माँ गंगा की आरती सुना देना चाहता हूं तो जो प्रतिदिन होती है कि हे भागीरथी हम दोष भरे हैं भरोस यही कि परोस तिहारे। हम माँ गंगा को में आस्था रखते हैं, हम बाबा विश्वनाथ में आस्था रखते हैं, हम सनातन में आस्था रखते हैं। यही वह 80 घाट है जहां देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं हाथ में झाड़ू उठाए थे, हाथ में फावड़े उठाए थे। 14 के पहले की 80 के एक एक व्यक्ति से आप पूछ सकती हैं कि क्या स्थिति थी। और आज जो 14 से आज 24 तक में जो 10 वर्ष के अंदर का बदलाव हुआ है, हाँ। वह जन जन में और लोकप्रियता बढ़ी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 400 से अधिक सीटों के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूर्वांचल का, काशी का उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जो 10 वर्षों में जो समाजवादी पार्टी ने, यही 80 घाट है, यही पास का संकट मोचन मंदिर है, यही दशाश्वमेध घाट है। हमारे घर से बच्चे निकलते थे, हमारे दर्शन कोई निकलता था तो हम रात में इंतजार करते थे कि कोई आतंकवादी विस्फोट न करे। उन आतंकवादियों को शरण देने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, उन्होंने उनकी पैरवी की, जो उनके पर मुकदमे थे। आप गवाह है, कानून को हाथ में लेते हुए उन्होंने उनके ऊपर से मुकदमे वापस किए। ऐसी काशी आज सुकून महसूस करती है। लेकिन इस बार तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सामने जो आपसे लड़ेंगे, अजय राय जी, और इसीलिए आलोक जी आपके पास आते हुए, जिस घाट पे आप बैठे हैं इसका कायाकल्प तो यहाँ पर जब जनता ने उनको चुना है सांसद, उसके बाद ही हुआ है। आपको कैसा लग रहा है गंगा घाट पे, 80 घाट पे पहुंच? सबसे पहले तो मैं बाबा विश्वनाथ को नमन करूंगा, माँ गंगे को नमन करूंगा। घाटों का निर्माण तो यहाँ 35 साल से कॉर्पोरेशन बीजेपी की ही रही। क्या वो निकम्मी कॉर्पोरेशन थी? क्या देश के प्रधानमंत्री ने ही आकर घाटों का यहाँ पर निर्माण कराया? क्या उससे पहले 10 साल तक सांसद यहाँ पर थे जो वो भी भाजपा के ही थे? क्या वो निकम्मे थे? बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जब से यहाँ से बने हैं सांसद, बनारस को क्या मिला है? बनारस के सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, उन पुजारियों का क्या कसूर था? आप बताइए, इन बुनकरों का क्या कसूर था कि जिन बुनकरों के हाथ से काम चला गया? अरे भाई, बनारसी जहां पर सारे लोग बैठे हैं, आप में से तो किसी एक को सांसद प्रतिनिधि तक नहीं चुना मोदी जी ने। क्या चुना 10 साल में? 2 सांसद प्रतिनिधि आए, दोनों गुजरात से लेकर आए। यहाँ पर जितनी कंपनियां आई गुजरात से लेकर आए। हमें गुजरात की कंपनियों से आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या बनारस वालों में इतनी भी काबिलियत नहीं थी कि यहाँ से कोई सांसद प्रतिनिधि चुन लिया जाता? एक सांसद प्रतिनिधि आए, उसको तो कोरोना में चले गए। माँ गंगा ने शायद उनको आशीर्वाद दिया होगा। सैकड़ों एकड़ जमीन यहाँ पर भ्रष्टाचार में बना ली। यहाँ के यहाँ तक हालत ये है। पूरा कर लीजिए, आप जवाब दीजिए। क्या मैं एक एक फैक्ट के साथ बैठा हुआ हूँ? अरे यहाँ के तो अब लंगड़ा आम मशहूर था, यहाँ पर गुजरात से लाकर खजूर के पेड़ लगा दिए। आपको गुजरात से क्या प्रॉब्लम है? मुझे गुजरात से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मुझे प्रॉब्लम बनारस के लोगों को जो बार बार कहते हैं मोदी की जो बात करते हैं। हम तो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, क्या पूर्वांचल में या बनारस में एक व्यक्ति योग्य नहीं था कि यहाँ का वाइस चांसलर भी आपको अपने राज्य से लाना पड़ा? क्या ये सच है कि नहीं है? ठीक है, इसका आप छोटा सा जवाब दीजिए, फिर अनुराग जी के पास जाएंगे। अच्छा, पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर रहे, रुक जाइए, पूरा कर लेने दीजिए। एक मिनट, मैं कहना चाहूंगा, हाँ, एक उद्योग का नाम बताइए जो मोदी जी के आने से, कि वो प्रधानमंत्री थे इसलिए यहाँ पर लग गया। क्या यहाँ के किसानों की आय डबल हो गई? क्या आपके अकाउंट में 15-15 लाख आ गए? क्या यहाँ की ट्रैफिक की समस्या दूर होकर ये स्मार्ट सिटी बन गई? क्या यहाँ पर गंगा नमामि गंगे का जो पूरी तरह से सीएजी की रिपोर्ट देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ पर जितनी कंपनियां आई, क्या एक भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो बड़े काम बनारस के लोगों को मिल सके? ठीक है, अब राउंड टू में छोटा सा जवाब। देखिए, इनको समझ में बात नहीं आती। 19 में हमारे माननीय विद्यासागर राय जी
प्रधानमंत्री जी के मुख्य चुनाव निर्वाचन नहीं, मैंने सांसद सुनिए प्रतिनिधि बात, कहा। आप सामूहिक भारतीय जनता पार्टी को रीच समझने में आपको 70 साल बीत गए। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। आज कौन है? अच्छा, बीच में मेहता कौन है? आलोक ये तनमा मेहता कौन है? शाउटिंग मैच झूठे छोड़िए, लोग, बारी बारी आप गलत पूछ रहा हूं उनसे, भ्रामक प्रचार तन्मय मेहता कौन है? भूमिहार समाज पूछिए इनसे तन्मय मेहता कौन है? हमारे किस राज्य से आते हैं? बनारस चुनाव के एजेंट लोगों को एक हैं, आपको सांसद पता नहीं, प्रतिनिधि के लायक नहीं समझा मोदी जी ने। आपके ऊपर चश्मे चढ़े हुए हैं जो सनातन, आप बताइए ना विरोधी तन्मय सरकार ओझा है, कहाँ से है? जो सनातन के, बताइए ना तन्मय जो ओझा सोनिया कहाँ से है गांधी, जो सांसद जो प्रतिनिधि सोनिया है? गांधी, गजब है प्रियंका भाई। गांधी, अरे आप जो मोदी जी पर सनातन जवाब में दीजिए विश्वास ना। नहीं करती, मोदी जी जो पर बाबा जवाब नहीं विश्वनाथ देंगे। को नहीं जवाब आशा दे रहे हैं, रखती, प्लीज। नहीं आपके देंगे ना जवाब। प्रत्याशी अर्चना जी, उस जवाब पार्टी है ही से नहीं हैं, एक भी। उस पार्टी से हैं, काशी एक खारिज भी करती जवाब है नहीं ऐसे है लोगों इनके को। पास। पूरा पूर्वांचल, पूरी सनातन परंपरा आपको खारिज करेगी और चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। पिछली पहली बार बार शिल्पी हुआ यादव जी अंजना समाजवादी जी, पार्टी की नंबर 2 पर अंजना थी, जी, लेकिन छोटा आपने ये सा, सीट अंजना जी, कांग्रेस को दो दे दी, सेकंड। उनको बोलने दी। सनातनी परंपरा के बीएचयू में इनको पिछली 2 बार अरे ये चाहे समाजवादी BHU पार्टी BHU कांग्रेस नहीं है IIT हो, महोदय, चाहे ये BHU ये हो, समाजवादी वाइस पार्टी चांसलर भी नहीं सनातनी है नहीं मिल कि रहे हैं गलतियां इनको। ये और योगी बात जी करते की सरकार सनातनी। है, ये योगी जी की सरकार है, ये गलती करने अनुराग जी, वालों को ठीक है, सजा अनुराग जी मिलती को है। बोलने दीजिए। सनातनी योगी आपको जी वाइस की आपने ये सरकार सीट है। अजय राय साहब को दे दी जो पिछली बार नंबर 3 पर थे। क्लीन स्वीप देना चाह रहे हैं क्या पीएम को? पार्टी का आपसी मामला है, आपको पता तो है। माइक ऊपर कर लीजिए। आपको पता है कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, कई जगह हम लड़ रहे हैं, कई जगह वो लड़ रहे हैं। अभी हमारा गठबंधन का फैसला है कौन कैंडिडेट कहां से लड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई सवाल होना चाहिए। लेकिन मैं इतना तो जरूर कहूंगा, एक ऐसा शहर है जो आंखों से दिल तक उतरता है, पता है उसका नाम क्या है? वो बनारस कहलाता है। ये है शहर। अब उनके दिल में मोदी जी बस गए हैं, उसका क्या नहीं, उनके दिल में, अभी जनता के दिल में तो हमेशा से ही विकास की राजनीति बसती है, डेवलपमेंट की बात होती है, रोजगार की बात होती है, महंगाई की बात होती है, दिल में तो यही है। बात दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। आजकल मैं जब बनारस आज आया तो मैंने सोचा मैं क्यूटो जा रहा हूं, जैसे ही उतरूंगा रोड इतनी तगड़ी होगी मैं स्लिप करने लगूंगा। सवाल ये हुआ कि मुझे अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी, गाड़ी से मुझे रिक्शे पे बैठना पड़ा, रिक्शे से मैं यहां तक पहुंच पाया। तो मैं क्यूटो में घूम रहा था या किसी गांव में था, मुझे बाद में एहसास हुआ बनारस में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है झूठ बोलने की। उन्होंने तो स्मार्ट सिटी की बात की थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्यूटो बनेगा, वो हमें दिखाई नहीं पड़ा। बुलेट ट्रेन भी नहीं कहीं दिखाई पड़ी। हो सकता है हमारे साथियों को दिखाई पड़ी होगी बुलेट ट्रेन या क्यूटो, या उनको लग रहा होगा। सवाल ये नहीं है, बनारस एक पूरा लोकतंत्र का जीता जागता एग्जाम्पल है। बनारस के अंदर में हर व्यक्ति अपने आप को राजा समझता है, क्योंकि हर बनारसी राजा है, क्योंकि एक दूसरे को संबोधन इसी से करता है, कहा राजा, कहा हाल हो, वो राजा से ही बोलता है। और दूसरा भी तुरंत जवाब देता है, अरे गुरु सब ठीक है हो। गुरु राजा एक दूसरे को संबोधन में है, यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ सब राजा हैं। ये बनारस की खासियत। इसमें चर्चा क्यों नहीं होगी? केहू नहीं चेला, यही कहते हैं ना। नहीं, सब यहाँ पे। सब दूसरी गुरु। बात, बनारस को हिंदुस्तान की या पूरे विश्व की धर्म की नगरी या धर्म की राजधानी क्यों कहा जाता है? कि सभी देवता यहाँ एक साथ वास करते हैं। इसके बारे में तो हम लोग को सोचना चाहिए। जहाँ सभी देवता एक साथ वास करते हो, जहाँ पे लोग एक दूसरे का सम्मान करते हो, वहां जब चीखा चीखी होती है। अच्छा लगा आज आपने कहा माँ पार्वती का नाम लिया, पहली बार मुझे लगा कि माँ पार्वती का नाम तो लिया गया, अच्छी बात है ना, ये होना चाहिए। और उसी में आपको टोकना चाहिए था कि बीएचयू की घटना जो बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, तब आपको टोकना चाहिए था। ये वो नगरी है जहाँ माँ बाप, यहाँ माँ पार्वती का सम्मान होता है, यहाँ पे हमारे महादेव बसते हैं, और वहां पे बच्चियों के साथ अन्याय हो जाए और आप चुपचाप बैठते रहो, उससे कहते रहो हम विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये क्या बच्ची के साथ अन्याय नहीं हुआ? फिर आप कहते हो कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। अरे क्या नहीं, एक मिनट, क्या मुद्दा नहीं? अच्छा बच्ची का कोई मुद्दा नहीं है, अच्छा बच्ची का होना कोई मुद्दा नहीं है, उसके साथ अन्याय हो गया, कह रहे हो जेल में। ये नहीं, ये आपका जवाब है। तो आप बताइए, नहीं ये घटना नहीं है। अच्छा तो बताइए, हाथरस की घटना भी समाजवादी पार्टी में हुई क्या? हाथरस की घटना भी आपके हुई, उन्नाव की घटना भी आपके समय हुई, और आपकी सरकार आंख बंद करके सोती रहती है। आपकी सरकार सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने का काम करती है, महिलाओं को न्याय नहीं दिला सकती। आपने देखा होगा बच्चियों को, पहलवान बच्चियों को कैसे घसीटा गया, ये भी आपकी सरकार थी। किस तरह से मणिपुर में बेटी के साथ अन्याय हुआ, आपकी सरकार थी। मणिपुर में आपकी सरकार थी, दिल्ली में आपकी सरकार थी,
उत्तर प्रदेश में बीएचयू में आपकी सरकार थी और बच्चियों के साथ अन्याय होता रहा और आप चुपचाप बैठे देखते रहे। मैं तो आपसे बोलूंगा, जोर से बोलिए। आपको तो वोट मांगने का अधिकार नहीं है। मैं काशी से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट मांगने का बोलिए। आप चुप हो जाओ। बोले तो सवाल है। रोहित अग्रवाल मेरा नाम है। अर्जुना जी देखिए, मुक्ति की धरती का बाबा काशी विश्वनाथ की धरती बनारस की रज पे जब पैर पड़ता है, जब बनारस की रज माथे पे लगती है तो एक अलग सी अनुभूति होती है आनंद की। शायद अनुराग भदौरिया जी को अपनी कार से उतरने में तकलीफ हो गई, इस धरती पे, इस घाट पे कार से उतरने में तकलीफ हो गई। अरे भाई, हिंदुस्तान में क्यूटो ढूंढना बंद कर दो भाई, हिंदुस्तान में क्यूटो ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि हिंदुस्तान की जो भव्यता है आज वो पूरे विश्व में आज दुनिया आएगी काशी में नमन करने। आज जो काशी विश्वनाथ की भव्यता है उसी के लिए प्रसिद्ध है आज हिंदुस्तान। आज ये बाबा विश्वनाथ की जो धरती है उसकी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है हिंदुस्तान। तो इसलिए कृपया करके क्यूटो ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता आपको काशी विश्वनाथ की क्यूटो ही भेजने जा रही है और इसके बाद 4 जून के बाद आपको क्यूटो की ही टिकट कटवानी पड़ेगी। अब पता नहीं अखिलेश यादव जी की टिकट पहले से ना बुक हो गई। अब स्थिति ये है, अनुराग भदौरिया अपना नाम भी भूल गए हैं। रोहित अग्रवाल नाम ले आता है तो अनुराग भदौरिया बोलना शुरू कर देते हैं। भाई साहब, बिल्कुल किसान के साथ जब अन्याय हो रहा था तब हम किसान के साथ खड़े थे और आप ट्विटर पे खड़े थे। जब किसान के साथ अन्याय होता है तो आप ट्विटर पे चले आते और धरती पे हम उतरते। धरती पे चौधरी साहब, इसके लिए बधाई, लेकिन किसानों के साथ अन्याय। एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी अपनी अपनी टर्न में बोले तो मुझे लगेगा अच्छा लगेगा। मेरे बीच में दोनों लोग बोल रहे थे, नहीं, आप नहीं बोले। अरे उनके बीच में बोला ही नहीं। अनुराग भदौरिया समाजवादी सभ्यता है, उन्होंने पूरी बात बोली। जब मैं बोलने लगा तो उनको डर लग गया कि कैसे हो जाएगा, कैसे। मैं बताता हूँ समाजवादी सभ्यता क्या है। समाजवादी सभ्यता ये है कि घर लड़की रात को 7 बजे के बाद जा नहीं सकती। समाजवादी पार्टी की सभ्यता ये है कि किसी भी अधिकारी को अब शब्द कहने के लिए, चाहे वो सामने हो चाहे वो फोन पे हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का प्रयोग होता है। समाजवादी पार्टी की सभ्यता ये है कि पूरे की पूरी योजना घटक जाते थे, पूरी की पूरी योजना घटक जाते थे। काम की बात कर रहे हैं ये। हाँ, गिनना शुरू करो। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए। आपको दर्द होगा, आपको दर्द होगा। 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान कार्ड के तहत 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिला। ये दर्द होगा इनको। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत 20 करोड़ किसानों को आज सम्मान निधि दी जा रही है। वो इनको दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि इनकी मैनिफेस्टो में। एक सेकंड लगातार बोलिएगा तो कैसे होगा। कुछ सवाल भी मैं लेना चाहती हूँ, थोड़ा सा 2 लाइन में उनका जवाब तो पूरा हो। कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, तो मैं जवाब ही ना दूं। वो कह रहे थे दिक्कत होगी आपको यहाँ उतरने में। हो रही है, मैं तो अपना काम गिनाने की बात कर रहा हूँ। कह रहे हमने शौचालय बनाया, मैंने कहा नल है, दीवार नहीं है, नल है। जहाँ कहते हैं वो शौचालय की इज्जत आप नहीं समझ पाएंगे अनुराग जी, आप नहीं समझ पाएंगे महिलाओं की इज्जत, आप नहीं समझ पाएंगे उस शौचालय की लोगों के सवाल लेते हैं, कुछ लोगों के सवाल जिनके शीश महलों में करोड़ों रुपए के कमोड लगे हों, वो कैसे समझेगी। एक सेकंड 2-3 सवाल अब ले। आवास, शौचालय और किसान सम्मान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले 10 साल में 5 लाख रुपए बांटा गया है। अभी जीडीपी डबल हो गया तो वो लोग 10 लाख बांटना चाहते हैं। अब अपने सोशलिज्म के मॉडल को फिर गलत क्यों बताने पे लगे हुए हैं। किसको, अनुराग जी को कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को। वो कह रहे हैं कि आप बांटते हैं पैसे तो आप कहते हैं कि ये ठीक है, और अगर विपक्ष की तरफ से होता है तो रेवड़िया। यही था ना आपके सवाल का तात्पर्य। मैं रेवड़ी नहीं बांटना, हम दुख बांटते हैं, रेवड़ी नहीं बांटते हैं। हम किसानों की भावना को समझने वाली भारतीय जनता पार्टी है। किसान सम्मान निधि उनको दी जाती है इसलिए कि वो खाद बीज में किसी बिचौलिए से मदद न ले और वह उनको मदद मिले। हम रेवड़ी नहीं बांटते हैं, हम रेवड़ी बांटते हैं। अगला प्रश्न। बहन जी, बनारस को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं।
मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इनके जब शहजादे बनारस में आते हैं तो बनारस के नौजवानों को, बनारस की जनता को नशेड़ी और शराबी बताते हैं। किस कारण से यहाँ की जनता इनको वोट दे, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ। जवाब दीजिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर नशा पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़ा है और वो ज्यादा बढ़ा है और बनारस में भी उसका असर आया है, तो उसमें अगर उन्मूलन की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब बात करता हूं मैं, सुनिए ना, अगर इतना अरे भाई, मैं आपको अगर नशा चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा आपको। अरे सर, ऐसे मत बात कीजिए सर, जनता से प्लीज, जनता से मत बात कीजिए, बीच में मत बोलिए। अंजना जी, नशे की समस्या है और नशे की समस्या का उन्मूलन होना चाहिए। हजारों लाखों करोड़, आप कहाँ से नशा दिला देते हैं? मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। क्या क्या? कि जो चाहिएगा वो अवेलेबल है। मैं नशा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिएगा तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। वापस कर रहे हैं सर। अगर कोई नशों की समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। अगर अडानी के पोर्ट से नशा बिक रहा है तो वो सवाल उठना चाहिए। मेरा सवाल आप जितनी भी तमाम चीजें हैं, एक मिनट मैं फिर कहता हूं कि नशे की अगर समस्या है तो वो दूर होनी चाहिए। और अगर इतना अच्छा काम किया है मोदी जी ने, तो माँ से मछली से शुरू हुए थे और आज कहां पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग, मुसलमान और पता नहीं कहां से पहुंचकर मुजरा करवा रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री और बनारस की जनता ये मानती है कि बनारस का प्रतिनिधि मुजरे के नाम पर वोट मांगे? क्या बताइए आप जरा, क्या मुजरे के नाम पर वोट मांगेगा देश का प्रधानमंत्री? शर्म आती है हमें। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री, ऐसा झूठा और अहंकारी प्रधानमंत्री। और मैं आज तय कर जाता हूँ, गंगा के किनारे पर, मैं राहुल गांधी के ऊपर कर जाता हूँ कि 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। माननीय मोदी, ठीक है, सवाल सुनिए। अरे बैठिए साहब, बैठिए। हेलो, आप से बैठ जाइए। ये क्या तरीका है सर? मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी से आप माफी मांगिए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 400 पार मोदी जी का सीट आया तो जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होगा। सवाल क्या है आपका? ज्ञान मत दीजिए। सवाल इनसे ये है कि ये किसको नशेड़ी बता रहे हैं? बनारस वालों को नशेड़ी बता रहे हैं, किसको नशेड़ी बता रहे हैं? अंजना जी, किसी ने भी, भदौरिया जी, अंजना जी उत्तर देने दीजिए। अंजना जी, देखिए, सारे भाजपा के कार्यकर्ता बैठे, आप भाजपा के प्रवक्ता को ज्यादा टाइम देते हैं, ये गलत बात है। पूरी तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं का शो हो रहा है यहाँ पर। रुकिए जरा, मैं उत्तर देता हूँ। मैंने कहा नशे की समस्या दूर होनी चाहिए, और मैं फिर कह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया है जो झूठ बोलता है। अहंकार का पर्याय देश का प्रधानमंत्री बन गया। आलोक जी, पहला हर दिन झूठ बोलता है। पहला प्रश्न उस बच्चे ने बीजेपी से पूछा, लेकिन आपको आदत हो गई है हर जगह। आदत की बात नहीं अंजना जी, सारे के सारे कार्यकर्ता भाजपा के जिस तरह की आप देख लीजिए किस तरह के लोग हैं। मेरा सवाल अनुराग जी से है। आप नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सुरक्षित की बात कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के मुखिया जी का ये कहना था कि बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आप अगर इस तरीके की बात करते हैं तो यह कहीं न कहीं अशोभनीय लगता है। मैं, हमारा सवाल सपा और कांग्रेस से है कि ये लोग क्या गारंटी कि 100% युवाओं को रोजगार दे देंगे? 100% मोदी जी ने तो 2 करोड़ दे दिए होंगे। 100 क्या 2 करोड़ मिल गए होंगे ना? आप विपक्ष से 10 साल जो सरकार रही उससे सवाल नहीं पूछते हैं लोग। आपका नाम क्या है? दिक्कत ये कुमार पांडे, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र रह चुके हैं। यहाँ छात्र रह चुके हैं, अभी क्या करते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? ये कार्यकर्ता नहीं, हम युवा हैं। हम सरकार के लिए कांग्रेस ने 2003 से 10 साल से जो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है। आलोक जी, गजब है भाई। आलोक जी, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, गुस्से की बात नहीं है। मैं 10 राज्यों से आया हूँ, केवल भाजपा के कार्यकर्ता नारे लगाते हैं। देश की जनता 4 तारीख को देश के प्रधानमंत्री को बदल देगी। पता हो जाएगा आपको पूछना है सवाल? इटली जाना पड़ेगा राहुल जी। पूछेंगे वो भाई साहब पूछेंगे। इटली जाएंगे। सवाल है मेरा ननिहाल। मैं पूछना चाहता हूँ, आदरणीय बीजेपी गवर्नमेंट से एक कर्मचारी जो है जो 60 साल सेवा आप लोग हटिए, यहाँ से आगे से हटिए प्लीज। 60 साल जो नौकरी करते हैं, 60 साल नौकरी करके आते हैं, उनको पेंशन कब देंगे? आप एक साल के लिए आते हैं, आपको पेंशन मिलती है।
जो 60 साल जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन बीजेपी गवर्नमेंट करती है। अब ये भी प्रायोजित है। अंजना जी मैं जवाब दे दूं। हर तरह अंजना के जी, सवाल बात- आते हैं सर, बात वो हर नहीं। तरह के सवाल आते हैं। बात ये है, जिस जनता तरह- पे गुस्सा मत निकालिए, गुस्सा सुनिए नहीं सबकी। कर रहा हूं मैं तो सुनिए सवाल सबकी। कह रहा हूं। बोलिए अपनी केवल रीति, एक सुनिए तरफा। सबकी। अरे भाई 2 दोनों करोड़ से। रोजगार दोनों बनारस से। को तो 10 उद्योग मिल गए होंगे। पेंशन को लेकर जो प्रश्न था, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई होगी बनारस में। एमएलसी साहब पेंशन हमारी पेंशन नीति स्पष्ट है। ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू करेंगे? देखिए, अग्निवीर लाकर 4 साल के नौकर बना दिए वो। अग्निवीर में 4 साल के बाद रिटायरमेंट कर दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को 75 साल में 5 साल और चाहिए। पत्र में है भदौरिया जी, आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब पता है। देखिए हमारी नीति है, हमारी नियत है। हम देश के युवाओं का देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया। 5 गुना कर्जा चढ़ गया देश के ऊपर। यही अधिक आप परिवारवादी लोग 5 गुना देश के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया। वाले लोग इटावा सैफई तक के केवल इटावा सैफई में अनुराग जी, रोजगार बीजेपी बांटने को वाले जवाब लोग देने दीजिए। बाकी पेंशन पे देश जवाब की दे चिंता दीजिए। नहीं कर सकते। एक सेकंड, आपको एक सेकंड, समझना रुकिए। चाहिए। पेंशन पे वो बोल रहे, फिर नौकरियों पे आप बोलिएगा, उनको पूरा करने दीजिए अंजना ना। जी पेंशन दो पे लोग बोल ही चिल्लाते तो नहीं तो रहे वो। जवाब ही नहीं आ रहा ना। अंजना जी वो पेंशन पे पेंशन पे बोलेंगे तो हम बोलिए। सुनेंगे। ये क्या बात करेंगे? पेंशन पे बोलिए ना आप जरा। इन्हीं की पार्टी आप में बोलिए ना पेंशन से पे। पूछिए, बर्खास्त किए अरे गए। भाई आप पेंशन पे बोलिए ना। जो चयन आप आयोग पेंशन के पे बोलिए ना। भ्रष्टाचार आप पेंशन पे बोलिए ना। बोलिए ना पेंशन पे आप। अरे पेंशन पे बोलिए ना। अरे मेरी बात सुनिए। बोलिए पेंशन पर। अरे पेंशन पर बोलिए। आपसे ज्यादा अग्निवीर पर बोलिए। आपका सम्मान कर रहा पेंशन हूं। पर बोलिए। ये बनारस है, शांत नहीं, रहिए। पेंशन पे शांत बोलिए ना। रहिए, दिल्ली में पेंशन पे बोलिए ना। ये मोदी जी का पेंशन पे बोलिए ना। इतना हल्ला मत पेंशन कीजिए। पे बोलिए ये ना। मोदी जी का बनारस है। पेंशन पे बोलिए ना। जरा शांत रहिए। अगर हिम्मत है तो पेंशन पर बोलिए। ये शांत अगर रहिए। हिम्मत है ये तो पेंशन सोनिया पर जी को बोलिए। अगर इतना बोले हिम्मत है होते, तो महंगाई पर राहुल बोलिए। जी को बोले होते, अगर हिम्मत है तो बेरोजगारी पर बोलिए। आप एक सनातन के, आप सनातन वाली लोग, अरे भाई आप बताइए ना। ये देश का बंटवारा आप हुआ। बताइए ना, आप पेंशन पे इतिहास बोलिए ना। आप पढ़े बोलिए लिखे ना इतिहास पेंशन पढ़े पे। हैं। आप पेंशन पे इतिहास बोलिए। पढ़े हैं। आप बोलिए ना पेंशन पे। आप क्या पेंशन पे बोलिए। आप भ्रष्टाचार में पेंशन पे डूबे बोलिए। लोग। आप पेंशन पे बोलिए। स्विस बैंक में पेंशन पे खाने बोलिए। वाले लोग। आप क्या पेंशन जानेंगे पे बोलिए। गरीबों का दर्द, नहीं बोलेंगे गरीबों का दर्द। अनुराग जी, हिम्मत नहीं है पेंशन पे बच्चे बोलने ने आपसे सवाल पूछा कि आप बीएचयू का जो कांड था उसको उठा रहे थे। वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने तो खुद ही कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, फिर शोभा नहीं देता जब आप ये इशू उठा। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि जब इनसे बीएचयू की घटना पूछी जाती है, जब इनसे मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय पूछा जाता है, अरे संदेश खाली पे मुंह से आवाज नहीं निकलती और बात करेंगे मणिपुर के ऊपर। संदेश खाली पे मुंह से खाली पर भी बोलिए, जरा संदेश खाली पर भी बोलिए, जरा ममता दीदी के बंगाल पर भी बोलिए, जरा ममता दीदी के बंगाल पर भी बोलिए। अरे ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये योगी जी की सरकार है, ये योगी जी की सरकार है। गलती करने वाले माफिया ऊपर चले गए, राम नाम सत्य हो गया। माफियाओं का जिनको आपने पाला था, जिनको माफियाओं को पाला था, राम नाम सत्य हो गए। और फातिया पढ़ने जाते हैं आप, ये फातिया पढ़ने जाते हैं माफियाओं को पालने वाले। मऊ के दंगे में ये माफिया पोषित, जिनके पोषित माफिया ने हमारे यादव बंधुओं का कत्ल किया था। ये शर्म नहीं, कभी आपको पोषने नहीं गए। ये जाते हैं फातिया पढ़ने, कब्र पे जाते हैं फातिया पढ़ने वाले लोग। अरे आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ईश्वर माँ गंगा आपको सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। ये पुण्य राज नहीं है, ये माफिया राज नहीं है, ये योगी राज है, योगी राज है। जवाब देंगे। आप लोगों से एक निवेदन करूं मैं ही नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ तो कोई आप बोले मुझसे निवेदन करेंगे, इनसे कीजिए ना। मैं आप सबसे कर रही हूँ। मुझसे कहाँ कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, निवेदन? मैं तो कह रहा हूँ पूर्वांचल को MLC साहब, भदौरिया के खिलौने समाजवादी पार्टी ने भदौरिया का खिलौना कहाँ गए प्रोफेसर को मारने वाले? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को सवाल सुनिए, बदनाम मत कीजिए। कहाँ गए? शंक आ गया। बहुत अच्छा किया। बाबा विश्वनाथ की धरती पर हम निवेदन करते हैं
आप सबसे निवेदन करते हैं, चीखना बंद कीजिए। हाँ, जिस तरह से आप लोग लड़ते हो, बिल्कुल सुनिए बेटा, चीखना पड़ता है जब डर। मैं आपको नहीं कह रही, मैं उनको कह रही हूँ। सुनिए बेटा, हम एक ही निवेदन करते हैं कि पहाड़, पेड़, पशु, पब्लिक, इनको बचाने की अगर नेतृत्व की क्षमता है तो इस देश में निरीह प्राणियों की हत्या बंद कराइए। ये भारत गांधी का देश है। गो हत्या कराने वाला कटवाना चाहते हैं, गो हत्या कराने वाला तुम भी निर्दोष नहीं हो बेटा, तुम्हारी इंदिरा गांधी ने भी आशीर्वाद दीजिए, सवाल पूछिए। मेरा पार्टी रूलिंग पार्टी से है। बीजेपी आपसे सवाल है, बैठ जाइए। अरे बैठिए ना सर, अब एक सेकंड प्लीज। आप लोगों से मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप लोग जिसका मैं नाम लूंगी वो बात सुनिए। बहुत हो गया, तमाशा मचा रखा है आपने, टाइम वेस्ट हो रहा है। 4 लोग एक साथ बोल रहे हैं। महाराज जी आशीर्वाद। मेरी पार्टी रूलिंग। ड्रामा बंद कीजिए आप, अनुराग गदौरे आशीर्वाद ले रहा हूँ। ड्रामा बंद कीजिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। आज हमारा 100 आपसे सरकार। अरे बैठिए बाबा, हुआ बाबा, हो गया, बैठ जाए। हाँ चलिए। बीजेपी से ये सवाल है, आप इतना अच्छा काम किए हैं तो आज हमारा भुखमरी में 111वां स्थान क्यों है? पर कैपिटा जीडीपी में 141 नंबर पे हम क्यों हैं? दीजिए, पर कैपिटा जीडीपी सवाल है उसका। देखिए, आज दुनिया में भारत ऐसा देश है कि 5वीं अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म पता है आपको? के नेतृत्व में आप जीडीपी पे अलग बांस कर लीजिएगा, हम बताएंगे। डिबेट में समय कम है, हम बताएंगे। 5वीं अर्थव्यवस्था, देश की 5वीं अर्थव्यवस्था हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बनने जा रहा है। आज युवाओं के लिए, आज गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। बोलिए आलोक जी। लगता है। अब आलोक जी जवाब दे रहे हैं। यहाँ भी बहुत रोजगार है बाबू, यहाँ भी रोजगार है। नाविकों, आप बाहर के होंगे, नाविकों से पूछाइए, हमारे भाइयों से पूछाइए कि कितना रोजगार मिलता है। जवाब सुनिए। वो बनारस का रहने वाला, बनारस का रहने वाला, उसको बाहर का बता रहे, बताइए। ये बनारस का रहने वाले को बाहर का बता रहे, बताइए। हमारे बनारसी है वो बनारसी है, बताओ डिबेट करिए। आलोक जी बोलिए। घाट का रहने वाला है। ठीक है, शरारत नहीं करते, डिबेट 2014 में पूरी दुनिया देखती है। आप लोग बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार। और उसके बाद क्या किया कि बेरोजगारी हाईएस्ट है, महंगाई हाईएस्ट है। हाथरस जैसी घटना होती है, रात को 2 बजे मिट्टी का तेल जलाकर बेटी को जला दिया जाता है। लेकिन अगर जब भी कोई बात करो तो उसमें हिंदू मुसलमान, फलाने ने कहा था, ढिकड़े ने। अरे भाई 10 साल से तो आपकी सरकार है, कितने रोजगार आए जरा ये तो बता दीजिए। ये सब प्रायोजित, ये तमाम प्रायोजित लोग हैं जो उठ कर बीच में से उठ कर इनके बवाल आता है। लेकिन ये जानते नहीं है कि बनारस गठबंधन के प्रवक्ता से पूछना चाहते, इंडी गठबंधन के दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे भारत वर्ष के व्यक्तियों को अपना परिवार मान लिया हो और वो प्रतिनिधि चुनने की बात कर रहे हैं, इनको तय करना चाहिए जो परिवार की पार्टी खुद के घर से चलती है, उनके प्रतिनिधि यहाँ बनकर बैठे हैं। देश के यशस्वी परिवार का आदमी मुजरे की बात नहीं करता है। परिवार का आदमी मुजरे के नाम पर वोट नहीं मांगता है। परिवार का आदमी अपनी बेटियों को बचाता है। परिवार का आदमी कभी भी कुलदीप सेंगर जैसे और ब्रजभूषण शरण जी जैसे लोगों को बचाता नहीं है। परिवार की भी बात करेंगे वो मोदी जी, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। कंबोडिया क्या जाते हैं? परिवार का आदमी कभी मंगलसूत्र की बात नहीं करता है कि दूसरी पार्टी मंगलसूत्र छीन ले जाएगी। अनुराग जी बोले, फिर आप जवाब दीजिएगा। अनुराग जी देखिए इन्होंने बोला मेरे देश की, ये भी बोल रहे थे कि आप लोग कैसे पूरी बेरोजगारी देश में खत्म जवाब दे रहे हैं। देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई। अब देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई और आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया। 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आपने उनको पैरों पर क्यों नहीं खड़ा करते, रोजगार क्यों नहीं देते? और वो देखिए जो रोजगार की बात कर रहे हैं उनको ही कह रहे हैं बाहर के। अच्छा बच्चा, बनारस में जो लोग महंगाई रोजगार पे यूथ चर्चा उठा रहा है, एक मिनट मैं आपको, फिर आप बोलीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो यूथ यहाँ पे बात कर रहे हैं महंगाई बेरोजगारी की, उनको आप बताते रहो बाहर का है। तो आप 4 लोग जो लेके आए, ये 4 लोग नहीं है, ये हजारों लोग जो खड़े हैं, ये महंगाई बेरोजगार की बात करना चाहते हैं। मेरे साथ बोले हर हर महादेव। ये देखिए, ये रोजगार है, इस रोजगार की बात कर रहा हूं मैं, जो आप नहीं सुनना चाह रहे हो। आप सिर्फ बढ़ाई सुनना चाहते हो सरकार की। तो कब हम लोग कर देते हैं बीजेपी की बढ़ाई करते? बताओ क्या क्या बोले, बोलिए।
बताइए क्या क्या बोलते हैं, बताइए। बड़ाई कर दो, बड़ाई कर देते हैं, बोलो क्या क्या बोलते हैं, बताइए। बताओ, नहीं क्या क्या बोलते हैं, आप तो बोलो बड़ाई कर देते हैं। आपको अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए और जिम्मेदारी से दीजिए, मतलब आपस में मत लड़िए, मुझे देख के बात कीजिए ना, लड़ने थोड़ी आए हैं। बोलिए बोलिए, क्या क्या काम हुए, किस नाम पर जनता फिर मैं बताना चाहता हूँ। 14 में अगर हमारे प्रिय भाई लोग जानते होंगे, 14 के पहले बनारस किस तरह की स्थिति थी, एक भी सड़कें नहीं थी। हम बाबतपुर से बनारस तक की सड़क का उदाहरण दे तो बाबतपुर से 2 घंटे लगते थे, आज 20 मिनट में पहुँच रहे हैं। बुनकरों के लिए, अब सुनिए भदौरिया जी सुनिए, बुनकरों के लिए 550 करोड़ से लालपुर में TFC सेंटर बना है। जिन गरीबों को जाना पड़ता था मुंबई में, हैदराबाद में, वहाँ आज इलाज काशी में होता है। मैं काशी की बात करूं तो बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, 1 करोड़ लोग पर डे, 1 लाख लोग काशी में आते हैं। तो वो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज हल्ला बोल में शामिल होकर अपने सवाल रखने के लिए। पूर्वोत्तर की 13 सीटों पर वोटिंग है, लगातार आप देखेंगे काशी की धरती से हमारा रोज का शो। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।